हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मेरे सभी छात्रों का और सभी कॉलेज वालों का, मेरे सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम MCQ 350 टॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे। बीएड विषय है शिक्षा में नवाचार। ये बीएड का ऑप्शनल पेपर है, आप ध्यान से समझिएगा। बीएड का ये ऑप्शनल पेपर है। बीएड में ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो हम ये शिक्षा में नवाचार की बात करेंगे। इनोवेशन इन एजुकेशन। जो छात्र ऑप्शनल में ये विषय लिए हैं वे ध्यान से सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये ऑप्शनल पेपर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड प्रथम सेमेस्टर पे अगर आप ये पढ़ते हैं क्वेश्चन अच्छे से तो एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। और आपको बता दें कि अभी तक जो मेरे वीडियो रहे हैं मैंने उनका आउटपुट लिया है छात्रों से, तो उनका अच्छा गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड प्रथम सेमेस्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है पूरा प्रश्न ये। तो सभी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स भी मुझे करेंगे, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितने अच्छे से नंबर ला रहे हैं आप लोग। मैंने बहुत से छात्रों से बात किया, सबका पेपर अच्छा जा रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। तो हम आते हैं अपने प्रश्नों पे। बीएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षा में नवाचार। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुविकल्पी है पूरा प्रश्न। आपको अच्छे से पढ़ना है और बार बार वीडियो को देखना है, ताकि पूरा प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए और अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रश्न है आपके सामने, नवाचार क्या है? तो इसका उत्तर है शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। अगला है, रचनात्मक गतिविधि के लिए मानव क्षमताओं के रूप में नवाचार नहीं है, सामाजिक रूप में नहीं है। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर एक नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें। E.M. रोजर्स। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और जो वर्तमान स्वरूप के गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, वार्नेट ने कहा। शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं। इसका डी है, मतलब उपरोक्त सभी। पहला भी सही है। शिक्षा संबंधित प्रक्रियाएं भी होगा, शोध भी होगा, शिक्षा प्रसार भी होगा, इसलिए आपका उत्तर डी होगा। अगला है 7वां नंबर, इनमें नवाचार के 5 I में शामिल नहीं है। क्या है? शामिल नहीं है अवलोकन। रोजर्स और शोमेकर के संशोधित संस्करण में कुल कितने चरण हैं? 4 है। शैक्षिक नवाचार एक प्राकृतिक इतिहास है और एक अर्थ है। यह एक जीवन चक्र है जिसका कथन है कार्लसन का है। रूसित के अनुसार प्रारंभिक विश्लेषण में शामिल नहीं है नवाचार को स्थापित करना। अगला है, अपेक्षित दृष्टि और नियोजन प्रतीकों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चरण है विजन। जुलाई 2015 में भारत में कुल नवाचार केंद्रों की संख्या कितनी थी? 8। NRDC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF किस विभाग से संबंधित है? विज्ञान और प्रायोगिक विभाग। अगला है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC की स्थापना कब हुई? 1953 में। कृषि के संबंध में नवाचार एवं ग्रामीण विकास के लिए स्थापित अनुसंधान संगठन है, कौन सा है? CRISP। सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CIIE कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। प्रक्रियाएं या उत्पाद निम्नलिखित किन चरणों से होकर गुजरते हैं? आविष्कार से, नवाचार से, प्रसार से। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक अन्य स्रोत से भी आता है, डिस्कवरी से आता है। तकनीकी परिवर्तन के मुख्य स्रोत क्या है? आविष्कार और नवाचार। कृषि प्रायोगिक के किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक से। तकनीकी परिवर्तन किन कारणों से महत्वपूर्ण है? तो इसका भी डी होगा, उपरोक्त सभी, मतलब अर्थव्यवस्थाओं,
औद्योगिकरण और शहरीकरण। आगे है, शहरी के केंद्रों में ग्रामीण इलाकों के प्रभाव के प्रसार को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? शहरीकरण। अगला है, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक रूपों या प्रक्रियाओं की संरचना या कार्यप्रणाली में परिवर्तन शामिल नहीं है। कथन किसका कथन है? एंडरसन एवं पार्कर का है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित नहीं है आर्थिक रूप से। विचार की स्वतंत्रता को पुरुषों के दिमाग की क्रमिक रोशनी द्वारा सबसे अच्छा बढ़ावा दिया जाता है जो विज्ञान की उत्पत्ति से आगे बढ़ता है। कथन है चार्ल्स और डार्विन का। अगला है आपके सामने, वैज्ञानिक स्वभाव के विचार की उत्पत्ति और विकास किसके द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी को वैज्ञानिक स्वभाव शब्द से किसने जोड़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अनुभववाद और प्रयोग का किस स्वभाव की रीढ़ है? वैज्ञानिक स्वभाव का। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करे। संशोधन के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से है, 51 क से है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम थी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना था। नवाचार की बाहरी बाधाओं में आते हैं तकनीकी संबंधी। नवाचार की आंतरिक बाधाओं के अंतर्गत आते हैं संसाधन संबंधित। यहाँ पे अगला है आपका ILS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका है फुल फॉर्म है इनोवेटिव लर्निंग स्पेस। अगला है ILE का फुल फॉर्म है ILE। इसमें देखिएगा थोड़ा सा ही भिन्नता है दोनों में। ऊपर था ILS और नीचे है ILE है का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका होगा इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है सभी स्टूडेंट्स। अभिनव कक्ष की विशेषताएं नहीं है। आविष्कार का, आधुनिक स्कूलों की अभिनव कक्ष में प्रयोग नहीं चलाए जाते हैं। कृषि का, फ्रेडरिकसन ने संगीत शिक्षक के कितने क्षेत्र बताएं? 9। नाटक शब्द किस से लिया गया है? किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। प्रदर्शन में दर्शाई जाने वाली कल्पना की विशिष्ट विद्या है नाटक है। नाटक की पटकथा में छात्रों को एक विशेष भूमिका दी जाती है, कहते हैं रोल प्ले। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। का विचार सामाजिक और राजनीतिक संदेशों को हास्य और व्यंग्यात्मक तरीके से प्रचारित करना और जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। क्या कहलाता है? नुक्कड़ नाटक। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में बाल विवाह कानून कब पारित किया? बताएंगे आप लोग इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा 1929 में। गाजियाबाद शहर की मिट्टी में भारी धातुओं का निर्माण होने का कारण है तेजी से शहरीकरण। ठीक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? बायोमैकेनिक, ऑक्सीजन डिमांड। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर का। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों का। ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी दूर पर बनती है? 20 से 50 किमी। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक कहलाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो इसका है 48A तथा 51A G जोड़ा गया। यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपको। अनुच्छेद नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। किस अनुच्छेद में है? इस अनुच्छेद है 51A G। अगला सवाल आपके सामने है 54 नंबर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। आत्म
साक्षात्कार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, कथन किसका है? गोविनी जेंटल का। सामाजिक मुद्दों और मानव जीवन के सामान्य या सार्वजनिक पहलुओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचार की पद्धति नहीं है? इसका उत्तर है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ और तरीका अपनाया जाता है। कौन सा तरीका? नया और उपयोगी। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? यह है NCERT का। शैक्षिक नवाचार के आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है, किसमें? इसका उत्तर होगा डी, मतलब सभी में, शिक्षा में, वैज्ञानिक, तकनीकी में, मानवीय संसाधन में। तो इसलिए आपका डी सही होगा उत्तर। तो अभी आपने इनोवेशन का इतना क्वेश्चंस पढ़ा, और आप लोग अच्छे से वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। आप जितना पढ़ेंगे आप उतना ही अच्छा पेपर करके आएंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट का आउटपुट लिया है, सभी से पूछा है, उनका रिजल्ट अच्छा गया है, काफ़ी प्रश्न वो अच्छे से करके आए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। फिर आप ध्यान से पढ़िएगा सभी। शिक्षक के अधिगम के माध्यम से वास्तविक दुनिया से छात्र शिक्षक को संबंधित कर पक्ष तथा सामान्य समाधान की रिपोर्ट तैयार कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, 1949। निम्न में से किसने बड़ौदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? तो यहाँ पे लिखा है उपरोक्त सभी, इसका मतलब विनोबा भावे भी, दादा साहब भी, और वेंकटरमन रामकृष्णन जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से देखते पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस इमारत की संरचना सीरिया की राजसी संरचना पर आधारित है? इसका उत्तर है बड़ौदा विश्वविद्यालय पर। बड़ौदा विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? GS पटेल द्वारा 1951 में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का नाम है? शांति निकेतन विश्वविद्यालय नाम है। शांति निकेतन का दूसरा नाम है विश्व भारती नाम है, दूसरा नाम। यत्र शिवम भवत्यक नीडम किस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है? तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय का है यह एक अध्यापक प्रशिक्षण विभाग है जिसमें एक वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इसका उत्तर है विनय भवन। आगे आइए अपने क्वेश्चन पे आप लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। भवन में ग्राम पुनर्व्यवस्था एवं निर्माण की शिक्षा प्रदान की जाती है, किसने कहा? श्री निकेतन। विद्या भवन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई थी। विद्या भवन सोसाइटी कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। निम्नलिखित में के सभी के कारण सीखने की अक्षमताएं हो सकती हैं, सांस्कृतिक कारक है। मोटर कौशल को सीखने की विकलांगता कहा जाता है, डिस्प्रास्किया को। वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, यह कहलाता है समावेशी शिक्षा। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? जॉन डेवी को माना जाता है। समायोजन का सामंजस्य का लक्षण नहीं है, असंतुलन का है। समावेशी बालक समूह बनाते हैं, विषमांगी बनाते हैं। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानवीकरण की। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, इन्हें कहते हैं CIET। वन स्तरीय विद्यापीठ जयपुर राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1930 में। वन स्तरीय विद्यापीठ का पूर्व नाम था पंडित हीरालाल शास्त्री शिक्षा कुटीर नाम था। काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आता, यह कथन किसका है? यह है भैरव सिंह शेखावत का। वनस्थली विद्यापीठ द्वारा एक शिक्षण पाठ्यक्रम की रूपरेखा को कितने भागों में बांटा गया? 5।
वनस्थली विद्यापीठ किसके शिक्षा को प्रोत्साहन देता है? महिला शिक्षा को। SND की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई सन 1916 में। SNDT के संस्थापक डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे जी हैं। भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय था। SNDT विश्वविद्यालय था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में हुआ। SNDT विश्वविद्यालय ने अपने अस्तित्व के 100 वर्ष कब पूरे किए? 5 जुलाई 2016 को इसका 100 वर्ष हो गया था। होशंगाबाद शिक्षण कार्यक्रम HSTP की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। HSTP की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो यहाँ पे लिखा है सी वाला सही है, उपरोक्त दोनों, मतलब किशोर भारती द्वारा और मित्र ग्रामीण केंद्र द्वारा भी हुई थी। अगला है 34 नंबर, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कब तीसरे लिंग को मान्यता दी? 15 अप्रैल 2019 को। ट्रांसजेंडर शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे आपका उत्तर है सी, मिर्सफेल्ड ने 1910 में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कौन था? पृथिका यास्नी थी। भारत की पहली इम्प्रेस पर्थ 2021-22 का खिताब जीतने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी? नाज जोशी। भारत का प्रथम विपरीत लिंग प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में। सरकारी पदों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कितना आरक्षण है? 2% है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याणकारी नीति पेश की गई? तमिलनाडु में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर आवासीय स्कूल कब और कहाँ स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया 30 सितंबर 2016 को। स्कूलों में समावेशन शामिल किया जाना मुख्य रूप से केंद्रित है। इसका उत्तर है विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, एक समावेशी स्कूल क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक समावेशी स्कूल होगा। अगला है आपका, इसको फुल फॉर्म बताना है। NCACV का पूरा नाम? इसका उत्तर है राष्ट्रीय गठबंधन हिंसा विरोधी कार्यक्रम। अगला है फुल फॉर्म SNDT विश्वविद्यालय का पूरा नाम बताना है आपको। तो इसका उत्तर है श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकर ऋषि महिला विद्यापीठ। सीखने की विकलांगता क्या कहलाता है? एक चर राज्य है। समावेशी शिक्षा है, कक्षा में विविधता मानता है। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उत्तर है साथ में अन्य समान बच्चों के साथ। जन विज्ञान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाना। अगला आपको सामने क्वेश्चन है, इसका पूरा रूप क्या है ये बताना है। LGBTQ, इसका उत्तर है बी सही होगा, L लेस्बियन, G गे, B बैक्सक्वायर, T ट्रांसजेंडर और Q क्यूर। अगला है शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है, इसलिए। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको किससे है? समाविष्ट करने से। तो यहाँ भी सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए जल्दी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ताकि यही आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, अच्छे नंबर लाएं। आपको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ें। पहला है इसमें छोटे छोटे समूहों में की जाने वाली अधिगम प्रणाली सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम के उद्देश्य हैं, यहाँ पे डी है, उपयुक्त ए और बी दोनों सही है, मतलब सहयोग की भावना भी और पारस्परिक लाभ। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियाँ कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है? स्थानीय दौरा। निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा की व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता है?
इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित करता है। क्या कहलाता है? सम्मेलन शैली अधिगम। अगला पढ़िएगा। संरचनात्मकवाद उस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें किसी सूचना से कोई अर्थ निकाले तथा उसके बारे में समझ विकसित करने में विद्यार्थी के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया जाता है। किसका कथन है? ये कथन है बुलकोफ का। एक ऐसी अधिगम की रणनीति जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान अव्यवस्थाओं और कौशलों का पता लगाकर अधिगम कराया जाता है। किसने कहा? वह कहलाता है संरचनावाद अधिगम। परवरिश शैली के 3 प्रमुख शैलियों में शामिल नहीं है। अनुशासन नहीं है। एकीकृत बाल विकास सेवा का संक्षिप्त रूप है ICDC। उत्तर होगा। एकीकृत बाल विकास योजना कब लॉन्च किया गया? 1975 को। महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष कब हुआ? 1985। एकीकृत बाल विकास योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समन्वित बाल विकास योजना से। किस योजना के द्वारा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? एकीकृत बाल विकास योजना द्वारा। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स। को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना कहलाता है। उपरोक्त सभी, मतलब 6 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। इसका D सही होगा, मतलब ऊपर के तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो आपको इसका उत्तर तो सबको पता होगा कि भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मिता ईरानी हैं। इनका नाम काफ़ी चर्चित भी रहता है, आप लोग जानते होंगे, जो लोग समाचार न्यूज़ देखते होंगे या जो लोग राजनीति से संबंध रखते होंगे। अगला हम बढ़ते हैं सवाल। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी? 2001 में। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? इनका भी नाम आया है, श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा, आपको ऊपर का सवाल बता दें कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये बदलते रहते हैं ऐसे सवाल, आप लेटेस्ट जानकारी पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था 20 नवंबर 1989 को। निर्देशन का अर्थ है विकास में सहायक उपक्रम। शांति की स्थापना के लिए किस मूल्य की आवश्यकता है? संवैधानिक मूल्यों की। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे C सही है, मतलब कि उपयुक्त दोनों है। A भी सही है, B। बुद्धि का सर्वांगीण विकास, मानव व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास। 21 नंबर आपका है। किसी दूसरे को देखकर मूल्य धारण करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। जीवन कौशल एक व्यवहार परिवर्तन या विकासशील व्यवहार का नज़रिया है जिसका उद्देश्य जीवन के तीनों क्षेत्रों ज्ञान, दृष्टिकोण एवं कौशल के बीच संतुलन करना है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका उत्तर है UNICEF। अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को समझना और कौन सा जीवन कौशल है? स्वजागरूकता है। किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क कहलाता है। भारतीय दर्शन में कुल कितने मूल्य हैं? 4 मूल्य हैं। भारतीय दर्शन में कौन सा पारलौकिक मूल्य माना जाता है? मोक्ष का। मानव जीवन का आधार है व्यवसाय। शिक्षा में कौन सी नैतिकता पाई जाती है? वर्णनात्मक। व्यक्तित्व का मूल्य आधारित विभाजन किसने किया? स्पेंजर। अभिप्रेरणा की शुरुआत कब हुई? शुरुआत होती है आवश्यकता से। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? ब्रूम ने। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह परिभाषा किसने दी? थॉमसन ने। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण कराता है? प्रस्तावना कौशल में। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? R.M. गेने हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। आगे बढ़िए, फटाफट आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन जितना करेंगे उतना अच्छा करके पेपर आएंगे।
इसका मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? मानव जनित मानव जनित। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिक्टर स्केल द्वारा। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? उपयोग सभी होगा, मतलब सांप्रदायिक, आतंकवाद, महामारी। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ओजोन परत का क्षरण। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? अक्टूबर और नवंबर में होता है। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो उसका उत्तर है कश्मीर और उत्तराखंड। सुनामी क्या है? विनाशकारी समुद्र लहरें है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज पे है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, गोविंद सागर पर। मालाखत में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रहण करना। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है उपरोक्त सभी को, मतलब फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों से होता है, ये बाढ़ से नुकसान होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी होगा, डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने वाले आशंका है? तमिलनाडु है। यहाँ जो है बाढ़ में भी जो है प्रॉब्लम होता है, जाड़े में भी समस्या आ जाती है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग से नाम से जाना जाता है, पी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? 5। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री भूकंप। महासागर के तली होने पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? यल तरंग है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पे डी सही है सभी के लिए। तो मतलब ये जो दिया है दूरसंचार, संसाधनों की खोज, मौसम विज्ञान, तो कुल मिला के आपका डी सही होगा, मतलब ऊपर के तीनों सही हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 16% है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको होती है भाई? मेरे प्यारे छात्रों बताओ। बाढ़ से तो सबको हानि होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे फसल दिया है तो फसल भी सही है, पशु है, भवन है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? लाभकारी है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? समुद्र तट से ऊंचाई पर। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई? सुनामी आपदा आई थी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? यहाँ पे डी सही है, मतलब उपरोक्त सभी स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर है आपका। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा प्रबंधन पर एक केंद्रीय कानून के रूप में अधिनियमित हुआ 23 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। के माध्यम से व्यक्ति को नए रोजगार उत्पन्न कर राष्ट्र की व्यवस्था के विकास
में सहयोग प्रदान किया जाता है। उद्यमिता शिक्षा द्वारा उद्यमी उठाता है समान एवं तय की गई जोखिम को। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है रोजगार। उद्यमिता न एक विज्ञान है न एक कला है, यह एक व्यवहार है, ज्ञान इसका आधार है। किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? 1983 में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अगला सवाल आपके सामने है, प्रथम क्या है? तो इसमें है एक गैर सरकारी संगठन, ये प्रथम है। प्रथम की स्थापना वर्ष हुई 1994 में। प्रथम की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो यहाँ पे सी सही है, उपयुक्त दोनों, मतलब ए और बी सही है। माधव चावड़ और फरीदा लांबे। प्रथम की स्थापना सर्वप्रथम किसके शिक्षा के लिए हुई? मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए हुई थी। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण को पिछले 15 वर्षों से किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। एकलव्य को अखिल भारतीय संगठन के रूप में किस वर्ष पंजीकृत किया गया था? 1982 में। एकलव्य एनजीओ स्थित है कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद। एकलव्य शब्द किस कहानी के पात्र से प्रेरित है? महाभारत से। किशोर भारती कार्यक्रम की स्थापना किसने की? सदगोपाल जी ने। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ 2000 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। किस प्रोग्राम कार्यक्रम के द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया गया था? सब प्रशिका के लिए, प्रशिका। अगला है, प्रशिका कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत कब हुई थी? 1983 को। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? सहकारी अधिगम तथा परिसर ट्यूरिंग सही है। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सिखाना। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका है संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन सत्य नहीं है, यही होगा। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं के में शिक्षक की भूमिका होती है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष अधिगम में निर्मितवादी पक्ष नहीं है? इसका है पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तकें आधारित अधिगम पक्ष नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? माध्यम संदेशवाहक संदेश प्राप्त करता है, ये सही होगा। प्रोग्राम का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि सरकारी विद्यालयी शिक्षा की मौजूदा प्रणाली किस सीमा तक विज्ञान को पढ़ाने के नवीन परिवर्तनों को समायोजित करती है। इसका उत्तर आपको ए सही है। होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम HSTP। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है अच्छे से। और आगे बढ़िए, आपका अगला सवाल है, एकलव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर है बी, केवल 3, मतलब तीसरा है जो उनके पास खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं हैं, यही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्यमिता एवं प्रबंधन में अंतर को स्पष्ट नहीं करता? तो इसका है उद्यमी एक ही बार का कार्य है, प्रबंधन निरंतर चलाने वाली प्रक्रिया है। प्रथम को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था गुणवत्ता विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने के लिए। ASER का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, ये होगा। अगला है
ICDS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म आप देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। अगला है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श एडवाइस की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस की अभिवृद्धि होती है। यही सही होगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। पुरस्कार देते समय किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पे है आपका उपरोक्त सभी, मतलब पुरस्कार की राशि, पुरस्कार में पढ़ाई लिखाई, दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं, हो सके तो पुरस्कार अमूर्त हो, तो इसका डी होगा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नांकित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? इसका है डी, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना है ये। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना सही नहीं है। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही आपदा है। तो यहाँ से आपकी काफ़ी क्वेश्चंस आप देखें, सुने और पढ़ें। आगे है आपका सवाल। आप सब लोग सभी अच्छे से पढ़ते रहें, बार बार वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ें, और कमेंट करके हमें बताएं भी कि कितना आपका उत्तर अच्छे से प्रश्न हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया? व्यवसायीकरण पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज का भाग 9 संबंधित है शिक्षक एवं अध्यापक शिक्षा से। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? जर्मन का। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली किस वर्ष आई? 1837। फ्रावेल किस शिक्षण पद्धति के प्रवर्तक थे? किंडरगार्टन प्रणाली के जनक हैं फ्रावेल। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में किसे प्रमुख स्थान दिया गया है? बालकों को। फ्रावेल ने शिक्षक को क्या संज्ञा दी? माली की। फ्रावेल ने शिक्षक को क्या संज्ञा दी है? माली का दिया है। किंडरगार्टन प्रणाली का प्रमुख गुण है बाल केंद्रित प्रणाली। प्रथम फॉरेस्ट किंडरगार्टन की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1950 में। प्रथम फॉरेस्ट किंडरगार्टन 1950 के दशक का शुरुआत कब हुई थी? डेनमार्क में। प्रथम फॉरेस्ट किंडरगार्टन किसके द्वारा बनाया गया? एला फ्लाउ के द्वारा। फॉरेस्ट किंडरगार्टन को जर्मन में किस रूप में भी जाना जाता है? वाइल्ड किंडरगार्टन में, वाइल्ड में। हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। सिग्नल में। सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान संसाधनों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है? इसका है ERNET। निम्न में से कौन सा संसाधन एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? इसका उत्तर है AICTE। अगला सवाल आपके सामने है 20 नंबर। निम्न में से कौन सी संस्था IIT और IIS की संयुक्त पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाना है? इसका उत्तर है NPTEL। अगला है निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? ट्रांसपोर्टर के माध्यम के। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया भी कहा जाता है? इसका उत्तर है ICT सपोर्टेड एजुकेशन को। निम्नलिखित में से CBT
का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में निम्नलिखित नहीं है? मनोवृत्ति। निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया। बृहस्पति। एक VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मीडिया तुल्यांकन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द CD के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है? अतुल्यकालिक। IIT के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित के बारे में है। तो इसका उत्तर है C सही है, मतलब पहला और B सही है। शहरी और ग्रामीण भारत, विकसित और विकासशील देशों में। 30 नंबर आपका सवाल है 3D लर्निंग के द्वारा किस प्रणाली को शामिल किया गया? इसका उत्तर है GES द्वारा। GES प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है? ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट। मध्याह्न भोजन MDM कब शुरू हुई? 15 अगस्त 1995 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्याह्न भोजन योजना MDM कब शुरुआत हुई? 15 अगस्त 1995 में। MDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य D सही है, मतलब ऊपर का तीनों सही है। नामांकन वृद्धि, ठहराव करना, पोषण स्तर बढ़ाना। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। उसका उत्तर है सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPE है जिसका विस्तृत रूप सर्वा शिक्षा अभियान के रूप में हमारे सामने है का उदाहरण है नवाचारी कार्यक्रम का। ब्रेल लिपि का जनक किसे माना जाता है? लुई ब्रेल को। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को कब लागू किया गया? 1987 से 1988। निःशुल्क विश्वविद्यालय शिक्षा की विशेषताएं नहीं हैं, अवलोकन है। शिक्षा का वह संस्थान है जो विश्व स्तर पर छात्रों को उच्च स्तर की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है तथा छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त कर संस्थान की फंडिंग वित्त पोषण सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। क्या कहलाता है? निःशुल्क मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा। विश्व भर में निःशुल्क शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय में निम्न में नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है। ई लर्निंग या प्रशिक्षण वास्तविक समय में एक प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा के साथ होता है। आमतौर पर इस प्रकार की शिक्षा विशेष वेबसाइटों पर चैट रूम का उपयोग करके इंटरनेट पर होती है। प्रत्येक छात्र एक विशिष्ट समय पर लॉगिन करता है और सीधे प्रशिक्षक और एक दूसरे के साथ संवाद कर सकता है। इसे कहते हैं तुल्यकालिक ई लर्निंग। ई लर्निंग जिनके छात्र आमतौर पर अध्ययन के एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम पर काम करते हैं। इसमें ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड, चर्चा समूहों और ईमेल के माध्यम से प्रशिक्षकों का विशेषज्ञों तक पहुंचाया शामिल हो सकती है। उसे कहते हैं अतुल्यकालिक ई लर्निंग। BBC की कब शुरुआत किस वर्ष हुई? 1924 में। भारत में पहला प्रसारण में शुरू किया गया था। कब हुआ था? 1937 में। AIR का फुल फॉर्म है AIR का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पे। AIR ऑल इंडिया रेडियो होगा। विकसित इंटरैक्टिव रेडियो अनुदेशन की शुरुआत किस दशक में हुई? 1970 के दशक। सॉफ्टवेयर शिक्षकों और छात्रों को एक ही कंप्यूटर के पास इंटरैक्टिव गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक साथ लाता है। क्या लाता है? GTL मल्टीमीडिया। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है GSAT 3। एडुसैट को कब प्रक्षेपित किया गया? 20 सितंबर 2004 को। इंटरनेट द्वारा उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवाओं तथा सुविधाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ई कॉमर्स का।
यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिस पर आंकड़े होते हैं और जो केवल कंप्यूटर द्वारा पढ़ाए जाते हैं, सीडी रोम द्वारा। दूरस्थ स्थान पर उचित उपस्थित व्यक्ति किसी विषय वस्तु पकड़ पर परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, उस पर अपनी तत्कालीन प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, कहलाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। डिजिटल डिवाइस को उन छात्रों हेतु लाने का प्रयास करता है जो डिजिटल क्रांति को अब तक अछूते रहे हैं तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। स्वयं निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार है? चिल्ड्रेन साइंस सेमिनार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना। 57 नंबर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। शिक्षा के उस प्रणाली से है जो ट्यूशन फंडिंग के बजाय सरकारी धर्मार्थ संगठनों के वित्तीय पोषण प्राप्त करता है। निःशुल्क मुफ्त विद्यालय शिक्षा है। मुफ्त विश्वविद्यालय की शिक्षा के लाभ में निम्न नहीं है। अनुभवी वयस्कों के साथ बालक प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं एवं स्वयं के खेलों एवं खोजों का समर्थन करते हैं। ई लर्निंग खाली स्थान भरना है के लिए विशेष रूप से क्या अच्छा है? इंटरैक्टिव सेल्फी स्टडी और ट्यूटोरियल्स को मैसेज करने का। ई लर्निंग स्वनिर्देशित और स्वचालित साधन है। शिक्षार्थी किसी विशेष विषय पर खर्च किए जाने वाले समय को नियंत्रित करते हैं। ई लर्निंग लचीला है, इसका मतलब है सीखना कभी भी और कहीं भी हो सकता है जब तक कि आवश्यक उपकरण सुलभ हो। ई लर्निंग लगातार और प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसका अर्थ है विभिन्न स्थानों में कई सत्रों के माध्यम से शुरू की गई परिवर्तनशीलता को कम करना। ई लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल है लेखन के माध्यम से विचार या राय व्यक्त करने की क्षमता। वर्चुअल स्कूल क्या है? प्रणाली को प्रशिक्षकों के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से परियोजना पाठ्यक्रम सामग्री की अनुमति देती है, यही वर्चुअल है। अगला है आपका सवाल, ई लर्निंग के कुछ लाभ बताना है। तो इसका है सीखने की प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। अगला सवाल, ई लर्निंग रणनीति में से एक है। ई लर्निंग के लिए प्रेरणा और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती, इसका आशय है। ई लर्निंग के लिए प्रक्रिया के प्रभाव को बनाए रखना और समय के आवश्यक अवधि के भीतर समाप्त होने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, ये उत्तर होगा। अगला सवाल है आपके सामने, BBC का फुल फॉर्म बताना है आपको। BBC का फुल फॉर्म काफ़ी फेमस है, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होगा। फॉरेस्ट किंडरगार्टन किस वर्ष के बालकों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा का एक प्रकार है? 3 से 6 वर्ष की वायु वर्ग के बीच बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोष का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण के लिए करना है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू। काफ़ी फेमस नाम है इग्नू, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और 100% विश्वास है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से संक्षेपा पाकर ICT किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? तो यहाँ पे उपयोग सभी लिखा है, मतलब ऑनलाइन भी है, वेब आधारित है और एडुसेड है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT को लागू करने में सबसे उत्पन्न होती हैं? उपरोक्त सभी मतलब आपका है तकनीकी तत्परता, भाषा बाधा, ICT। अगला सवाल 73 नंबर है, इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक मुक्त संयोजन है, जिसका कथन है शेरान काफर्ड का। 3D अधिगम का उद्देश्य नहीं है।
इसका उत्तर है शिक्षण के दौरान कक्षा का अनुशासन बनाए रखना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं भाई? माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण। एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है जो शैक्षिक गुणवत्ता और शिक्षण संस्थाओं प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय अधिगम के साथ रेडियो प्रसारण को जोड़ती है। इसका उत्तर है इंटरैक्टिव रेडियो अनुदेशन IIRI। यहाँ सभी के उत्तर भी दिए थे, आप चाहेंगे तो उत्तर भी मिला सकते हैं। और सभी को मैं बोलूँगा, वो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज वाले हैं या मेरे मित्र दोस्त हैं, सब लोग मेरे फेसबुक से ऑनलाइन जुट जाए फटाफट। और जो मेरा MC क्वेश्चन आप अभी देख रहे थे सभी स्टूडेंट्स, 350 क्वेश्चन दिया है, B.Ed शिक्षा में नवाचार का पेपर था ये। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा आप करके आएंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और आपको कहूँगा कि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, और मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। फेसबुक और मेरा यूट्यूब काफ़ी फेमस है, काफ़ी चलता है। तो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जॉब से जुड़े हुए हैं और न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये मेरा चैनल बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा है। मैं लेटेस्ट सारी जानकारियाँ आपको शेयर करता रहता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे और फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, मेरे चैनल को लाइक कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि मैं कुछ भी अपलोड करूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। और सब्सक्राइब करें चैनल ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी देता रहूँ। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे जो B.Ed के छात्र हैं वो लोग अधिक से अधिक इसको पढ़ें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ऑल द बेस्ट। मैं जुगनू प्रसाद, आर्यावर्त इंस्टीट्यूट, आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लखनऊ। और एडमिशन से रिलेटेड भी अगर किसी को जानकारी कुछ चाहिए या पूछना हो तो सभी मैं बता सकता हूँ आपको, B.Ed, B.Ped, M.Ed, M.Ped, A.Num, J.Num और पॉलिटेक्निक। ठीक है, ओके, थैंक यू, सभी को ऑल द बेस्ट।